ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉप फुटबॉल एचडी। एंड जैसे कि आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि जी भाई एक बार मैदान मूवी का रिव्यू किया जाए, तो देखो मैं उस टाइम पे बात नहीं कर पाया बिकॉज ऑब्वियसली मैंने मूवी नहीं देखी थी। बट हाँ, स्टोरी हम सबको पता है, हमने सईद अब्दुल रहीम सर की स्टोरी ऑलरेडी सुन रखी है। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आई थिंक 1 साल पहले, जब ये मूवी का ट्रेलर आया था। बट अब कल जब मैं ये मूवी जाके देखा एंड आई एक्चुअली गॉट टू सी कि भाई सिनेमाटोग्राफी कितनी अच्छी है, डायलॉग्स कितने अच्छे हैं, सईद अब्दुल रहीम सर की रियल एक्चुअली उनकी स्टोरी जाना कि भाई कैसे उनको इवन दो लंग कैंसर हुआ था, स्टिल ही वाज एबल टू टेक एंड कैरी दिस टीम फॉरवर्ड। एंड भाई वो 1962 के एशियन गेम्स में हमने कम्पीट किया, इवन जब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी टीम को अलाउ नहीं किया गया उस कंपटीशन में खेलने के लिए, तो वहाँ पे रहीम सर जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी टीम को भेजा जाए बिकॉज उनको कॉस्ट कटिंग करनी थी। तो यार इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद इंडिया जाती है फाइनल्स में, वहाँ पे वो फाइनल्स जीतती है, और ये एक गोल्डन एरा डेफिनेटली हमारे भारतीय फुटबॉल के लिए रहा है। बट मुझे पता है क्या, एंडिंग के बाद ऐसा ऐसा ग्लूमी सा फील हुआ यार कि मतलब 62 के बाद से अभी हम 2024 में जी रहे हैं, मतलब इतना बड़ा गैप और मोर देन 60 ईयर्स का हमारा एक गैप रहा है। एंड वेयर आर वी नाउ? तो मतलब एक ऐसा रियलाइजेशन हुआ, पहले तो देखो प्राइड फीलिंग हुई भाई, डेफिनेटली वी आई फेल्ट रियली प्राउड कि भाई हमारा इंडियन फुटबॉल 1960s के और 50s 60s के टाइम पे कितना ही ज़्यादा बेहतरीन था। और आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा श्रेय यहाँ पे जाता है डेफिनेटली हमारे लेजेंडरी मैनेजर सईद अब्दुल रहीम सर को। हमारे कुछ प्लेयर्स जैसे कि पीके बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी, बहुत बड़ी लेगेसी थी उनकी, स्टोरी को और अच्छे से कल्टिवेट किया जा सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरी मूवी थी इट रिवॉल्व अराउंड द मैनेजेरियल करियर ऑफ सईद अब्दुल रहीम सर, कि उन्होंने एज अ मैनेजर क्या किया। जब वो मैनेजर थे 8 ईयर्स तक वो मैनेजर थे, एंड देन बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द फेडरेशन उनको सैक किया था बिकॉज ही अपरेंटली हर्ट द फीलिंग ऑफ सर्टेन समवन। वो आप मूवी में देखोगे आपको पता चलेगा, वही वही पॉलिटिक्स होती है, फेडरेशन का दबदबा होता है, एंड फिर क्या होता है, उनको हटाया जाता है। एंड देन इंडिया और भी बुरा परफॉर्म करती है। तो 2 साल तक वो डायग्नोज जब हुए कि उनको लंग कैंसर है, ही वॉज नॉट एबल टू मैनेज एनी टीम, वो घर पे बैठे हुए थे। एंड देन भाई एक बार उनकी वाइफ कहती है कि आप जाइए, आप जाके एक बार ज़रूर से ट्राई करिए, घर पे बैठे बैठे आपका कुछ नहीं हो रहा है। एंड देन ही गोज़ ऑन एंड फेडरेशन से दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं भाई मेरे पास खोने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, सो गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी। एंड यहाँ पे भाई थैंक्स टू डेमोक्रेसी ही गेट्स दैट अलॉटमेंट अगेन, एंड भाई वो इंडिया को ले आते हैं, कैरी करते हैं 62 एशियन गेम्स में, एंड इट डज अ ग्रेट जॉब। तो मतलब जो मुझे हिसाब से मूवी बनी, मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल रहीम सर का अगर पास दिखाया जाता कि वो कैसे नीदरलैंड में खेले हैं, हमने वार्म अप्स में देखा जो मूवी का जो टूर्नामेंट था, जिस टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एशियन गेम्स की, उस टूर्नामेंट की प्रिपरेशन के लिए दे वर यूजिंग द ट्राइंगल्स, पासिंग करते टाइम वो ट्राइंगल्स रस्सी बांध के ट्राइंगल्स में वर्क करते, टिकी टका फुटबॉल चल रहा था भाई एट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे ऐसा लगा कि वो उसका कनेक्शन अगर थ्रो बैक दिया जाता डच फुटबॉल से, कि वहाँ से उनको सीखने को क्या मिला, वो जहाँ खेले हैं उनसे उन्होंने क्या पिकअप किया, थोड़ी सी अर्ली लाइफ और दिखा दी जाती, तो एक अच्छा लोगों को ना और ज़्यादा स्टोरी में सईद अब्दुल रहीम से कनेक्शन मिलता। एक इमोशनल टच ऑलरेडी मिल चुका था बिकॉज उनको भाई लंग कैंसर हो गया था, तो जिसकी वजह से हम ऑलरेडी ज़्यादा स्टोरी में काफ़ी डीप डेल्व कर चुके थे ऑलरेडी कि भाई इमोशनल कनेक्ट हो गया है। एंड देन हम रूट कर रहे थे कि भाई इंडिया के साथ कुछ बेटर हो, छोटा सा भी अच्छा, एक छोटा सा पॉजिटिव मिले। तो यार बात ये होती है ना, मैंने मूवी से क्या चीज़ सीखी यार, एक बात मैं आपको बताऊँ, लोगों को ना इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है, कि मतलब उनको ऐसा लगता है ना फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है कि भाई तुम कोच चेंज कर दो, तुम एक प्लेयर की जगह पे दूसरा प्लेयर ला दो, नेक्स्ट टूर्नामेंट में तुम जाओ, तुम जीतने लग जाओगे। आई डोंट थिंक सो कि फुटबॉल इज़ लाइक दैट। बट पता नहीं क्यों लोगों की ये जो मेंटालिटी है कि यार नहीं ऐसा हो सकता है, तुम अगले साल तुम खेलोगे तुम जीत सकते हो, या फिर तुम उससे अगले साल खेलो और तुम ये कोच चेंज कर दो, तुम ये लेफ्ट बैक चेंज कर दो एंड यू कैन डू बेटर। मेरे ओपिनियन में ना इट्स लाइक अ पाथ दैट यू गो ऑन, एक प्रोग्रेसिव पाथ पे आप चलते हो, आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को आप सीखते हो। इट इज़ एन अडेप्टेशन, ये एक पाथवे होता है टू ब्रिलियंस। तो तुम किसी भी कंट्री की लेगेसी देखो जिन्होंने इंप्रूव किया, तुम जापान को देखो, साउथ कोरिया को देखो। इस मूवी में साउथ कोरिया के बारे में भी दिखाया गया है, इस मूवी में जापान के बारे में भी दिखाया गया है कि ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी सबसे ज़्यादा फुर्तीली टीम थे। तो मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दीज वर ऑलरेडी द बेस्ट नेशंस हु प्लेड फुटबॉल, और आप देखो ये कहाँ पर है। तो यार इनको सोचो, मोर देन 50 ईयर्स लगे वहाँ से यहाँ आने पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दे स्टिल वर एट द टॉप ऑफ एशियन फुटबॉल, ठीक है। तब से लेके अब तक 40 साल लगा इनको, 50-60 ईयर्स लगे टू कम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये अब पावर हाउस हो चुके हैं। और हमें क्या चाहिए, हमें हमें 5 साल में रिजल्ट चाहिए, हमें हमें 8 साल 10 साल में रिजल्ट चाहिए। तो सईद अब्दुल रहीम के सर के साथ भी यही चीज़ होती है कि भाई 8 साल का उनका
टेन्योर रहता है, वो टूर्नामेंट में खेलने आते 56 के ओलंपिक्स में आते हैं, 60 के ओलंपिक्स में आते हैं, भाई वहाँ पे अच्छी उनकी रिजल्ट्स नहीं रहती है। ऑल्दो आई थिंक उन मैचेस में दे प्लेड अगेंस्ट टॉप टीम्स, या जापान के अगेंस्ट खेलते हैं, हंगरी के अगेंस्ट वो खेलते हैं और अच्छा 2-1 का ही सिर्फ लॉस होती है उनकी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो खेलते हैं, अच्छा रिजल्ट रहता है। तो यार उनको उनको हम क्या कहते हैं ना कि नहीं यार ये प्रोग्रेस नहीं है। बट यहाँ पे सईद अब्दुल रहीम सर ये बताना चाहते हैं, वो काफ़ी खुश होकर आए थे बिकॉज व्हेन दे वेंट ऑन एंड प्लेड अगेंस्ट फ्रांस, और फ्रांस के अगेंस्ट उन्होंने जब 1-1 का ड्रॉ लिया था तो पूरा एंटायर स्टेडियम खड़े होकर एक वेल प्लेड इंडिया कर रहा था। और जब वो उस टूर्नामेंट से हार के जब वापस आए तो यहाँ पे उनको लगा कि भाई ठीक है कुछ बैकिंग मिलेगी कि हाँ ठीक है आपने फ्रांस जैसी टीम के अगेंस्ट अच्छा खेला, बट देन नेक्स्ट थिंग ही वाज सैड। तो लोगों को ये लगा कि नहीं भाई परफॉर्मेंस तो भाई छोड़ दो, वो परफॉर्मेंस को वो इंप्रूवमेंट के तरीके से नहीं देखा जाता है, उनको रिजल्ट चाहिए। तो मतलब अगर वो फ्रांस को 1-0 हरा के आते इंस्टेंटली रिजल्ट अच्छा हो जाता, बट फ्रांस के अगेंस्ट वो 1-1 का ड्रॉ हो गया बिकॉज ऑफ सम मिसफॉर्चुनेट इवेंट्स टुवर्ड्स द वेरी एंड इन दैट गेम, सब कुछ खराब हो गया। सो दिस इज द थिंग जो मुझे लगता है कि इंडियन फुटबॉल में अभी भी खराब है। तब भी था वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, और अभी भी है वो रिजल्ट के लिए जाना, तुरंत रिजल्ट के लिए जाना। यार तुमको पता है हम भारतीय हैं, हमारा घरेलू मेंटालिटी है यार कि हमारे बच्चे को टॉप करना है, हमारे बच्चे को 10 में 10 लाना है, 100 में 100 लाना है। हम वो उसको ना ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स नहीं देते हैं कि भाई देख तूने आज 70 मारा ना, चले यार ठीक है अगली बार ना ट्राई करियो, इस 70 को 80 करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चे से कि वो 70 को 100 कर देगा, और 100 नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन एवरी हाउस होल्ड, इन एवरी एसोसिएशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, खासकर ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे भाई रिजल्ट ओनली मैटर्स। हम परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर पाते बिकॉज वी डोंट हैव द पीपल, राइट पीपल टू अंडरस्टैंड कि भाई प्रोग्रेस नापना कैसे है। अब भाई टाइम को तुम किलोमीटर्स में नहीं नापोगे, टाइम को तुम भाई टाइम के यूनिट में नापोगे, राइट। तुम हाइट को भाई हाइट की मेजरमेंट से नापोगे, यू वोंट मेजर इट इन लाइट ईयर्स। तो इट्स लाइक जो मेजरमेंट की यूनिट है और जो लोग हैं केपेबल टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्चुअली मेजर दैट, मुझे नहीं लगता कि भारतीय फुटबॉल में ये वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकर हैं। इनको नहीं पता कि फुटबॉल के प्रोग्रेस को कैसे जज किया जाता है, कैसे देखा जाता है कि भाई इंप्रूवमेंट है नहीं है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट बहुत ख़राब था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, बट यार वहाँ पे आई स्ट्रांगली बिलीव जब एक बंदा इतना हार्डवर्क करके इंडियन फुटबॉल का रंग रूप नक्शा चेंज कर सकता है, तो यार मुझे लगता है कि यार जब इतने सारे लोग इंडियन फुटबॉल के बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं, तो तुम इमेजिन करो कितनी अच्छी बैकिंग है हमारी तब से लेके अब में, कितना बड़ा डिफरेंस है। बट मुझे एक चीज़ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है अगेन, वो प्लेयर्स में वो भूख की कमी है। सो मैं एक बार फिर से मूवी के बारे में बात करता हूँ। इस मूवी में ऐसा हुआ था कि जो हमारे गोलकीपर थे थंगराज, जो मेन गोलकीपर थे, उनको टूर्नामेंट से पहले इंजरी हो जाती है उनके राइट फुट में, एंकल पे। तो अब सेकेंडरी गोलकीपर जो हमारे थे उनको खेलना पड़ा, उनका नाम था प्रत्युत बर्मन। तो वो खेले और फर्स्ट मैच में भाई बहुत ही गंदा हमने हारा भाई। उनकी बेसिकली उनकी गलती थी, वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे चांसेस, और वो बॉल को पकड़ नहीं पा रहे थे, जो कि लॉन्ग बॉल से यहाँ पे साउथ कोरिया हमारे अगेंस्ट खेल लेते थे। वी लॉस्ट दैट गेम 4-0, बहुत बुरी लॉस थी। बट उसके बाद से कैसे कोच ने उस पूरी टीम को स्पिरिटेड बनाया, उनको कॉन्फिडेंस से इंस्टिल किया। एंड हमने देखा कि यार उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना कोच आके कहते हैं फेडरेशन से, यार कि टीम ना मुझे सेलेक्ट करने दो, मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराओ हर एक चीज़ के लिए, येस, बट मुझे पावर दो प्लेयर्स को सेलेक्ट करने का। एंड एक चीज़ उसमें थी यार उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यार कि प्लेयर्स ना कोच के लिए मर मिटने को रेडी थे। वो जो कहेगा कोच जो कहेगा उसके लिए वैसे ही वो करेंगे, वैसे वही खड़े रहेंगे, खड़े रह जाएंगे भाई बंदे। तो इस हिसाब का डेडिकेशन लेवल था प्लेयर्स में। और यार जब उनको ना अलाउ नहीं किया गया ना टू गो एंड प्ले इन दिस टूर्नामेंट 1962 वाला, तो भाई वो तो एकदम भाई धरने पे आ गए, नहीं यार हमें तो खेलना है। तो यार उनको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहा गया भाई आपको कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, आपको ना तो कोई सेवरेंस मिलेगा, आपको जाना है, आपको नेशनल टीम के लिए बस खेलना है, ज़्यादा इतना ही हो पाएगा। और जो स्क्वाड होना चाहिए था 23-25 मैन का, सिर्फ 16 बंदों को भेजेगा बिकॉज पैसे कट करने थे। सो ये प्लेयर्स दे वांटेड टू जस्ट प्ले फॉर द बैच, दे वांटेड टू प्ले फॉर इंडिया। इनका डेडिकेशन लेवल, इनको पता था इनको कुछ नहीं मिलने वाला उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट ये स्टिल इतना ज़्यादा फोकस थे, इतना ज़्यादा ड्रिवन थे कि उनको भारत के फुटबॉल को, इंडिया का नाम ऊपर करना है। एंड ये मुझे लगता है कि यार आई एम नॉट गना ब्लेम इट ऑन द प्लेयर्स जो करेंटली भी खेलने के, इनके पास ये नेशनैलिटी की भावना कम है, आई एम नॉट गना से दैट, बट मुझे लगता है कि वो फोकस, वो ड्राइव टू बी द बेस्ट एट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल्स, ये मुझे लगता है एक एम्बिशन की कमी है कि भाई मैं इतना कर लिया हूँ, आई एम ओके विद इट, मैं फुटबॉलर बन गया, आई एम ओके विद इट। वो एक एम्बिशन टू बी द बेस्ट, अपने नेशन को टॉप लेवल पे ले जाना, 100% अपना देना हर मैच में। मुझे लगता है कि यार ये प्रोबेबली पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इवन विद लिमिटेड रिसोर्सेज। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ना तो अच्छी स्काउटिंग थी, ना तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोचेस थे हमारे, ना तो बेटर टैक्टिकल प्लान्स होते थे, ना तो हम अपोजिशन टीम का मैच देख पाते थे, डेटा एनालिटिक्स कुछ भी नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ना तो जीपीएस ट्रैकर हुआ करते थे हमारे पास कि हम उनको फ्लाइट्स में खो दें। अभी तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद हम इतने ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट हो चुके हैं, हम हवा में चीज़ों को लेते हैं, मजाक में चीज़ों को लेते हैं, कैंप्स नहीं हमें मिलते हैं, हम कैंप्स के लिए रोते हैं, कैंप्स मिलते हैं तो हम भाई टूर्नामेंट्स में अच्छा करते हैं, नहीं मिलते तो हम नहीं रोते, हम नहीं कर पाते। उस पॉइंट टाइम पे कोई डोमेस्टिक लीग नहीं हुआ करती थी, हम भाई यहाँ पे
गली गलियों से भाई अपने प्लेयर्स उठा के हम नेशनल टीम में खिलाते थे, और वो भाई क्या प्लेयर्स, क्या फुटबॉल खेलते थे भाई। और अभी क्या हमारे अच्छे टॉप प्लेयर जो कि यूरोप में भी खेल के आ रहे हैं, उनको भाई टीम में चांस नहीं मिल पा रहा है। हमारे यंग प्लेयर्स जो और भी अकेडमी में है, जो कि भाई पनप रहे, जिनको मौका मिलना चाहिए, जिनके पास अंदर वो भूख है, वो आग है, उनको भी खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा। अभी भी वही सीनियर प्लेयर्स हैं वहीं पे, अभी भी प्लेयर्स का डोमिनेशन है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई कौन सा प्लेयर कोच के अगेंस्ट खड़े होकर बोल देता? कोई नहीं। चुन्नी गोस्वामी हो, पीके बनर्जी हो, कोई भी प्लेयर हो, टॉप से टॉप प्लेयर हो, वो कुछ नहीं कह सकता था कोच के अगेंस्ट। बट अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा सीन है। यहाँ पे बहुत बड़ा दबदबा है, प्लेयर्स का भी है, फेडरेशन का भी प्रॉब्लम्स है। सो वी हैव टू डील विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। भाई हमारे पास एक बहुत अच्छी एडवांटेज है, पता है क्या? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सईद अब्दुल रहीम सर को पूरा इंडिया छानना पड़ा, पंजाब से, केरला से लेके, बंगाल से लेके, हैदराबाद से लेके, हर जगह वो गए ताकि वो प्लेयर्स को छाट पाए। एक इंसान, दो इंसान कितने प्लेयर्स को ला पाएगा? उन्होंने ये खुद के बेसिस पे किया, वो प्लेयर्स को लाया और उन्होंने इस टीम को बनाया। अभी हमारे पास क्या अच्छी चीज़ है पता है? हमारे पास एक ऐसा नेशनल लेवल पे हमारी जो लीग्स हैं उनसे हमें ऑलरेडी प्लेयर्स वो मिल जाते हैं। हमारे पास इतना बड़ा पूल है प्लेयर्स का, अब तो हमें बेटर स्काउटिंग भी हमें मिल जाती है। तो हमारे पास ऑलरेडी इतना बड़ा पूल होने के बाद हमें तो भाई गली कूचे से भाई तो प्लेयर्स तो लाने नहीं है, हमें इनमें से बेस्ट प्लेयर्स लाने। तो हम क्यों डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई ये आईएसएल में है, ये आई लीग में है, ये सेकंड डिवीजन में है? क्या पता भाई वो प्लेयर आई लीग का वो बहुत अच्छा खेल जाए, क्योंकि उसके पास जीगरा हो, वो डरता ना हो किसी से, वो टैकल्स में घुस रहा है, वो भाई टेक ऑन्स ले रहा है, हम पीछे मुड़ के पास बैक पास करते रहते हैं। तो यार ये जो चीज़ है ना, मुझे लगती है कि यार अभी हमारे पास इतना बड़ा एडवांटेज है, हमारे पास एक डोमेस्टिक लीग होने का इतना बड़ा फ़ायदा कि हम उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड टैलेंट पूल हमारे पास है, बेटर स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास, अब तो डेटा है, अब तो भाई आपको यूट्यूब पे प्लेयर्स के एनालिसिस मिल जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद यार हमारा फुटबॉल क्यों इतना पीछे जा रहा है? मुझे बहुत ख़राब लगा जब एंड में उन्होंने ऐसे लिखा कि इट हैज़ बिन 60 ईयर्स सिंस देन। मतलब हमने क्वालिफाई ही नहीं किया, हमने खेला ही नहीं भाई उन इवेंट्स में। उस टाइटल जीतने के बाद हमें कोई भी सक्सेस नहीं मिली है, ग्रैंड सक्सेस नहीं मिली है। एंड दैट इज़ आई थिंक इन माई ओपिनियन द सैडेस्ट थिंग जो कि उस पूरे मूवी का पार्ट था। सईद अब्दुल रहीम की जो लेगेसी थी हमें आगे कंटिन्यू करनी चाहिए थी। ये हमारी कमी है कि हम अपने फेडरेशन की कमी है। उस 62 के बाद हम उस लेगेसी को कंटिन्यू कर सकते थे। जो सईद अब्दुल रहीम सर ने जो बना दिया, उसको हम स्टडी करते, उसी के ऊपर बेस करते अपने वर्क को, उसी की वजह से हम अपनी टीम्स को कंटिन्यू कर पाते हैं ना, आगे जाके हम जीतते, इंप्रूव करते, स्काउटिंग बढ़ाते, ग्रास रूट बढ़ाते, प्लेयर्स को लाते टॉप लेवल पे। हमारा इंडियन फुटबॉल कितना आगे जाता। हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो कि लॉस्ट हुई है। बट गाइज एक बात और है, वही समय दोबारा से सर्कल रिपीट कर रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कई लोग हताश होते हैं, हंसते हैं कि भाई ऐसा सीन है, देखो वैसा सीन है। बट गाइज मेरे ओपिनियन में ना, अभी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो पहले से ना 10-50 टाइम्स बेटर हैं। मुझे लगता है कि ठीक है, हमारे पास शायद वो टैलेंटेड प्लेयर्स की कमी हो, बट हमारे पास बेटर रिसोर्सेज है टू एक्सप्लॉइट, बट ओनली विद द पीपल विद द राइट माइंडसेट कैन डू दैट। सो हमें ये सारी चीज़ें एक साथ एकजुट होकर आगे ले जानी है, एक यूनिसन में आगे बढ़ना है। भाई ऐसा हो नहीं सकता, अगर मुझे एक टेबल बनाना है, मुझे एक चेयर बनानी, चेयर पे बैठना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसकी एक टांग लंबी कर दूँ, बाकी 3 टांग छोटी रहें, तो भाई वो चेयर तो बनी नहीं पाएगी, मैं तो ऐसे गिरता पड़ता रहूँगा हरामखोर। तो यार उनको बराबरी से हमें हर एक चीज़ों को एड्रेस करना है, ब्रॉडकास्टिंग से लेकर स्काउटिंग, रेफरी, कोचिंग, प्लेयर्स डेवलपमेंट, यूथ, हर एक चीज़ कम्युनिटी डेवलपमेंट करनी होगी। एंड इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट इज़ एक्साइटिंग। जस्ट पुट द राइट पीपल एट द राइट प्लेस एंड वॉच द मैजिक वर्क like this, because people are crazy to put India back at the map where we belong. ये सारी चीज़ें थी यार जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को उस मूवी से देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो ये मेरे इनपुट्स हैं, मूवी के बाद मेरे थॉट्स हैं आप लोगों के साथ। सो गाइस दैट इज़ दैट। आप मुझे बताइएगा आप मूवी देखें हैं कि नहीं देखें, अपने ओपिनियन भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी वेरी सून। तब तक के लिए जय हिंद एंड पीस आउट।